दिया जलाया है। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सबका मैं हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविताएं कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम
हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है और गरीब ने करके दिखाया है। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारी न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, न्यू मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में जीरो कर दिया। तो 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी है। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था, और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं। उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन हैं? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं।
आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है। खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है। और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे देश की विकास की यात्रा बढ़ेगी। और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे आज स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया। जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होते रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और उसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब मां का, विधवा मां का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो चुके। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की।
आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे, पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए और अभी हमारी सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। आदरणीय सभापति जी, युवाओं के ग्रूमिंग में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम में से जो भी एनसीसी के संपर्क में रहा है उसे मालूम है कि उस उम्र में और उस कालखंड में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है व्यक्ति के विकास में, सर्वांगीण विकास में। उसको एक एक्सपोजर मिलता है। बीते वर्षों में एनसीसी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने उसको भी चकड़ करके बैठ गए थे। 2014 तक एनसीसी में करीब 14 लाख कैडेट हुआ करते थे। आज वो संख्या 20 लाख पार कर गई। आदरणीय सभापति जी, देश के युवाओं में जो उमंग है, उत्साह है, नया कुछ कर गुजरने की इच्छा है, रूटीन काम से भी हटकर के कुछ करने का उनका इरादा है, ये साफ नजर आता है। जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मैंने देखा है कि आज भी कई शहरों के नौजवानों की टोलियां अपने तरीके से, स्वयं प्रेरणा से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाकर के शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कई नौजवान कुछ न कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों को देख करके हमें लगा कि देश के युवाओं को एक अवसर मिलना चाहिए, संगठित रूप से प्रयास होना चाहिए और इसके लिए हमने माय भारत एक आंदोलन शुरू किया है। मेरा युवा भारत, माय भारत। आज करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने उसमें अपनी रजिस्ट्री करवाई है और देश के वर्तमान विषयों पर चर्चा करना, मंथन करना, समाज को जागरूक करना, सक्रियता से ये नौजवान अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो अपने सामर्थ्य से अच्छी चीजों को हाथ लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, खेल का क्षेत्र स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जन्म देते हैं और जिस देश में स्पोर्ट जितना व्यापक होता है, उस देश के अंदर वो स्पिरिट अपने आप पनपता है। खेल प्रतिभा को बल देने के लिए हमने अनेक आयामों पर काम शुरू किया है। खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, उसमें अभूतपूर्व हमने मदद की है ताकि देश के नौजवानों को एक अवसर मिले। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स और खेलो इंडिया अभियान हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं और हम अनुभव भी कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 साल में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है, भारत ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया है, भारत के नौजवानों ने अपना लोहा बनवा लिया है और उसमें हमारी बेटियां भी उतना ही दमखम के साथ दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय सभापति जी, किसी भी देश को विकासशील से विकसित की जो यात्रा होती है, उसमें जन कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लोक कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है और विकासशील से विकसित की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरती है।
और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस महत्व को समझा है और हमने इस पर बल दिया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि वो समय सर पूरे हो। जिसकी हम कल्पना करें, योजना करें, आवश्यकता समझे, लेकिन लटके रहे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। उससे टैक्सपेयर का पैसा भी बर्बाद होता है और देश उस लाभ से वंचित रह जाता है, अनेक सालों तक इंतजार करता है, उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है जिसको शब्दों में गिना नहीं जा सकता है। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना ये उनका कल्चर बन गया और उसके कारण ये और राजनीति का हिस्सा था। किस प्रोजेक्ट को करने देना, नहीं करने देना, उसमें राजनीतिक तराजू रहता था। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र नहीं होता था। इस कांग्रेस कल्चर से मुक्ति पाने के लिए हमने प्रगति नाम की व्यवस्था बनाई और नियमित रूप से मैं स्वयं इस प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स का डिटेल मॉनिटरिंग करता हूं। कभी ड्रोन से भी उस एरिया की वीडियोग्राफी और लाइव इंटरेक्शन करता हूं। काफी मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूं। करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए के ऐसे जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे किसी न किसी कारण से, राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फाइलों में कहीं लटका पड़ा होगा, इन सारी चीजों का रिव्यू करता हूं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर अध्ययन किया, इस प्रगति के हमारे इनिशिएटिव पर, और बहुत बड़ा उसने अच्छा रिपोर्ट दिया है। और उसमें उसने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। उसने कहा प्रगति के इनिशिएटिव के बारे में कहा है, उन्होंने प्रगति के अनुभवों से सीखते हुए अन्य विकासशील देशों के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में क्रांति लाने का एक मूल्यवान अवसर है। ये प्रगति को सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने सुझाव दिया। पहले काम कैसे होते थे, मैं तथ्यों के साथ कोई उदाहरण देना चाहता हूं ताकि पता चले कि कैसे देश को नुकसान किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक ही व्यक्ति ने जानबूझ के किया होगा, लेकिन कल्चर डेवलप हो गया और उसका परिणाम हुआ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम एग्रीकल्चर, किसान, भाषण तो बहुत बढ़िया दे देते हैं, अच्छा लगता है। भड़काने का काम करने में क्या जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, भड़काते रहो दुनिया को, कोई काम तो करना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए एक अहम योजना थी, सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना 1972, सोचिए साहब, 1972 में स्वीकृत हुई थी, 5 दशक तक लटकी रही थी। 1972 में जिस योजना को सोचा गया, योजना बनी, फाइल पे स्वीकृत हो चुकी, 2021 में हमने आकर के इसको आदरणीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन इन 1994 में स्वीकृत हुई थी। 1994 में ये रेल लाइन भी वर्षों तक लटकी रही। 3 दशक बाद आखिरकार हमने 2025 में इसे पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन, हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन
1996 में स्वीकृति हुई थी। ये भी बरसों तक अटकी रही और ये भी 2019 में हमारे कार्यकाल में पूरी हुई। आदरणीय सभापति, असम का बोगीबील ब्रिज 1998 में स्वीकृत हुआ था। ये भी हमारी सरकार ने 2018 में पूरा किया। और मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये कल्चर कितने देश को बर्बाद किया है, सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में देश के लिए, देश जिसके लिए हकदार था, जो होने की संभावनाएं भी थी, इस प्रगति का न करते हुए कितनी बर्बादी की है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सही प्लानिंग और सही एजुकेशन, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। पीएम गति शक्ति में जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए जरूरी है समझना, और मैं तो चाहूंगा इसको राज्यों ने भी उपयोग करना चाहिए। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म में 1600 डेटा लेयर्स हैं हमारे देश के अलग अलग कामों के, और निर्णय प्रक्रिया को तेज करते हैं, सरल करते हैं, और उसको लागू करने में भी बहुत तेजी से उसको लागू किया जा सकता है। तो आज गति शक्ति प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को गति देने वाला आधार बन गया है। आदरणीय सभापति जी, आज के नौजवानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके मां बाप को मुसीबतों से जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ी, देश की ऐसी हालत क्यों हुई, उनको जानना बहुत जरूरी है। अगर बीते दशक में डिजिटल इंडिया के लिए हम प्रोएक्टिव न होते, हम कदम न उठाते, तो आज जैसी सुविधाएं लेने में हमें कई साल इंतजार करना पड़ता। ये हमारे प्रोएक्टिव डिसीजन और प्रोएक्टिव एक्शन का परिणाम है कि आज हम समय के साथ या कहीं कहीं समय से आगे चल रहे हैं। आज देश में 5G टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे तेज गति से व्याप्त हमारे देश में बढ़ा है। आदरणीय सभापति जी, मैं अतीत के अनुभवों से कह रहा हूं, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, एटीएम हो, ऐसी कई टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों में हमारे से बहुत पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन भारत में आते आते दशकों बीत गए, तब जाकर के पहुंचा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बीमारी की बात करूं, टीकाकरण की बात करूं, जैसे चेचक, बीसीजी का टीका, जब हम गुलाम थे तब दुनिया में वो टीकाकरण हो रहा था, कुछ देशों में हो चुका भी, लेकिन भारत में ये दशकों बाद आया। पोलियो की वैक्सीन हमने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, हम पीछे रह गए थे। कारण यह था, कांग्रेस ने देश की व्यवस्था को ऐसे जकड़ करके रखा था,
उनको लगता था सारा ज्ञान सरकार में जो बैठे हैं उन्हीं को है, वही सब कर लेंगे, और उसी का एक परिणाम था लाइसेंस परमिट राज। मैं देश के नौजवानों को कहूंगा, लाइसेंस परमिट राज का कितना जुल्म था, देश विकास नहीं कर सकता था, और लाइसेंस परमिट राज यही कांग्रेस की पहचान बन गई थी। आदरणीय सभापति जी, कंप्यूटर का जब शुरुआती दौर था तो कंप्यूटर को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था कंप्यूटर लाने के लिए, और कंप्यूटर लाने के लाइसेंस पाने में भी सालों लग जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो दिन थे मकान बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो सीमेंट के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था मकान बनाने का। इतना ही नहीं सभापति जी, शादी ब्याह में अगर चीनी की जरूरत हो, चीनी चाय पिलानी हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मेरे देश के नौजवानों को पता होना, और मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजों के कालखंड की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के कालखंड की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम होते नहीं है, सारे काम लाइसेंस परमिट के रास्ते से ही गुजरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत को नहीं होता है। मैं कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जो कहा वो कह रहा हूं, बिना रिश्वत को नहीं होता है। अब कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, उस जमाने में रिश्वत मतलब हाथ की सफाई कौन करता था भाई? ये कौन पंजा था? वो पैसा कहां जाता था? देश का नौजवान भली भांति समझ सकता है। यही इस सदन में कांग्रेस के एक माननीय सदस्य हैं, मौजूद है, जिनके पिताजी के पास खुद के पैसे थे, किसी से लेना नहीं था, और कार खरीदना चाहते थे। यहां मौजूद एक एमपी है कांग्रेस के, उनके पिताजी खुद के पैसे से कार खरीदना चाहते थे। 15 साल तक उनको कार के लिए इंतजार करना पड़ा था कांग्रेस के राज में। आदरणीय सभापति जी, हम सब जानते हैं स्कूटर लेना हो तो बुकिंग करवा के पैसा देना, 8-8, 10-10 साल एक स्कूटर खरीदने में लग जाता था। और अगर मजबूरी में स्कूटर मानो बेचना पड़ा तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कैसे देश चलाया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर एमपी को कूपन दिया जाता था, एमपी को कूपन दिया जाता था कि तुम इलाके में 25 लोगों को गैस कनेक्शन दे सकते हो। गैस सिलेंडर के लिए कतार लगती थी। टेलीफोन कनेक्शन, नाक को दम आ जाता था टेलीफोन कनेक्शन के लिए। देश के नौजवानों को पता होना चाहिए, ये जो आज बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, देश को पता होना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, ये सारी पाबंदियां और लाइसेंस राज की नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर में धकेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं
इस कमजोर वृद्धि दर को, इस विफलता को दुनिया में किस नाम से कहने की शुरुआत हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे। एक समाज का पूरा अपमान, विफलता सरकार में बैठे हुए लोगों की, काम न करने के सामर्थ्य बैठे हुए लोगों का, समझ शक्ति का अभाव बैठे हुए लोगों का, दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का, और गाली पड़ी एक बहुत बड़े समाज को, हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ। आदरणीय सभापति जी, शाही परिवार के आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण पूरे समाज को दोषी ठहराया गया और दुनिया भर में बदनाम किया गया। जबकि हम इतिहास देखें तो भारत के लोगों का तरीका और नीतियां, भारत के स्वभाव में लाइसेंस राज नहीं था, परमिट नहीं थी। भारत के लोग सदियों से, हजारों साल से खुले में विश्वास करते थे और हम उन समुदाय में सबसे पहले थे जो दुनिया भर में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, उसमें मेहनत करते थे, काम करते थे। सदियों पहले भारतीय व्यापारी दूर दराज के देशों तक व्यापार करने के लिए जाते थे, कोई बंधन नहीं थे, कोई रुकावटें नहीं थे। ये हमारी प्रकृति की संस्कृति थी, हमने उसको तबाह करके रख दिया। आज जब पूरी दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को पहचानने लगी है, आज दुनिया तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रही है, तो आज दुनिया भारत रेट ऑफ ग्रोथ दुनिया देख रही है और हर भारतीय को इसका गर्व है। और हम अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई स्कीम शुरू की, एफडीआई से जुड़े रिफॉर्म्स किए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन वाला देश बना है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में बनी है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत की पहचान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बनी है। 10 साल में हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है, 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। आदरणीय सभापति जी, भारत में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी 10 गुना बढ़ गए हैं। आज हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर देश है। 10 सालों में हमारा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 10 सालों में भारत का टॉयज एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं 10 सालों में
एग्रो केमिकल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। कोरोना के कालखंड में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां सप्लाई की। मेड इन इंडिया, हमारे आयुष और हर्बल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बहुत तेज गति से बढ़ा है और बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, खादी जो कांग्रेस की तो सबसे बड़ा एक काम करते ना खादी के लिए, तो भी मुझे लगता है हाँ ये आजादी के आंदोलन के लोगों से कुछ प्रेरणा आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी नहीं किया। खादी और विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर पहली बार 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 10 साल में इसका प्रोडक्शन भी 4 गुना हुआ। इस सारी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिला है। इससे देश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता जनार्दन के सेवक हैं। जनप्रतिनिधि के लिए देश और समाज का मिशन ही सब कुछ होता है और सेवा व्रत लेकर के ही जनप्रतिनिधियों के लिए काम करना उनका दायित्व होता है। आदरणीय सभापति जी, देश की हम सभी से अपेक्षा है कि हम विकसित भारत को आत्मसात करने के लिए कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रहनी चाहिए। हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। ये देश का संकल्प है। ये किसी सरकार का संकल्प नहीं है, किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। और सभापति जी, मेरे शब्द लिख करके रखिए, जो लोग विकसित भारत के संकल्प से अपना को अछूता रखेंगे, देश उनको अछूता कर देगी। हर किसी को जुड़ना पड़ेगा। अब बच करके नहीं रह सकते, क्योंकि भारत का मिडिल क्लास, भारत का नौजवान पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने में जुट चुका है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, जब प्रगति की राह पर देश चल पड़ा है, विकास की नई ऊंचाइयों को देश अर्जित कर रहा है, तब हम सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकारों में विरोध होना लोकतंत्र का स्वभाव है। नीतियों का विरोध होना लोकतंत्र का जिम्मेवारी भी है। लेकिन घोर विरोधवाद, घोर निराशावाद और अपनी लकीर लंबी नहीं करनी, दूसरी लकीर को छोटा करने की कोशिश है विकसित भारत में रुकावट बन सकती है। हमें उससे मुक्त होना होगा और हमें आत्ममंथन भी करना होगा, निरंतर मंथन करना होगा। मुझे भरोसा है कि सदन में जो चर्चा हुई है उसमें से जो उत्तम चीजें हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमारा मंथन जारी रहेगा। हमें निरंतर ऊर्जा राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से मिलती रहेगी। एक बार फिर राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी माननीय सांसदों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments which have been